नोड.जेएस में हम काफ़ी बार ऐसे वेरिएबल्स एंड यूटिलिटीज़ को यूज़ करते हैं जिन्हें ना हमने डिफाइन किया और ना ही इंपोर्ट। तो ये कैसे अवेलेबल होते हैं? यही मैजिक है ग्लोबल ऑब्जेक्ट्स का। नोड.जेएस में कुछ फीचर ग्लोबली अवेलेबल रहते हैं जिन्हें हम कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अंडरस्कोर डर नेम, अंडरस्कोर फाइल नेम, प्रोसेस या फिर मॉड्यूल्स एंड एक्सपोर्ट्स। इन ग्लोबल ऑब्जेक्ट्स की वजह से हम एनवायरनमेंट एक्सेस कर सकते हैं, फाइल्स मैनेज कर सकते हैं और एप्लीकेशन के बिहेवियर को कंट्रोल कर सकते हैं, वो भी बिना किसी इंपोर्ट के। आज के वीडियो में इन सभी ग्लोबल ऑब्जेक्ट्स को ब्रेक डाउन करेंगे, वो भी सिंपल एग्जांपल्स के साथ, ताकि आप नोड.जेएस के कोर एनवायरनमेंट को कॉन्फिडेंटली समझ सकें। तो हेलो गाइस, मेरा नाम है लोकेंद्र, आप देख रहे हैं लोकी अनलॉक्ड, जहां हम अनलॉक करेंगे आपके ट्रू पोटेंशियल को। चलिए चलते कंप्यूटर स्क्रीन पर और शुरू करते हैं। चलिए समझते हैं नोड.जेएस में ग्लोबल ऑब्जेक्ट्स जैसे कि डायरेक्टरी नेम, प्रोसेस, फाइल नेम एंड ग्लोबल्स क्या होते हैं और कब इनका यूज़ करते हैं। सबसे पहले तो नोड.जेएस प्रोवाइड्स सेवरल ग्लोबल ऑब्जेक्ट्स दैट आर अवेलेबल एवरीवेयर। नोड.जेएस में जो बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो ग्लोबली अवेलेबल रहते हैं, हमें उन्हें इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती अगर हमें उनका यूज़ करना है विदाउट इम्पोर्टिंग एनीथिंग। These objects help you to access system information, environment variables, file paths, timers, or module info. In Node.js, not everything from the browser like window or document exist. जैसे कि अगर आपने मेरी पिछली अनलॉकिंग जावास्क्रिप्ट वाली वीडियो देखी होगी तो उसमें मैंने बताया था कि हमारे पास विंडो और डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट जो है वो ग्लोबली अवेलेबल रहते हैं। डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट का यूज़ करके हम उन पर तरह तरह के इवेंट लिसनर्स लगा सकते हैं, लेकिन नोड.जेएस में डॉक्यूमेंट या फिर विंडो ऑब्जेक्ट अवेलेबल नहीं रहता। अब समझते हैं कि ग्लोबल स्कोप क्या होता है नोड.जेएस में। इन ब्राउज़र विंडो इज़ द ग्लोबल ऑब्जेक्ट। जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि ब्राउज़र में जो विंडो ऑब्जेक्ट होता है वो ग्लोबल ऑब्जेक्ट होता है, लेकिन नोड.जेएस में ग्लोबल इज़ द ग्लोबल ऑब्जेक्ट। खुद ग्लोबल ही ग्लोबल ऑब्जेक्ट होता है। बट अनलाइक विंडो, नोड डज नॉट पुट योर वेरिएबल्स ऑन द ग्लोबल ऑब्जेक्ट। चलिए हम डायरेक्ट कोड में जंप करते हैं और देखते हैं कि अगर हम ग्लोबल ऑब्जेक्ट को प्रिंट कराते हैं तो हमें क्या आउटपुट देखने को मिलता है। इस वीडियो के लिए जो मैं फाइल बना रहा हूँ वो है tut.js, और हर वीडियो की तरह ही आपको इस वीडियो की फाइल की गिटहब रेपोजिटरी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हम सिंपली क्या करेंगे, हम लिखेंगे console.log एंड इसमें हमारा जो ग्लोबल ऑब्जेक्ट है उसको प्रिंट कराएंगे, और साथ ही साथ यहाँ पर क्या करेंगे, package.json में जाएंगे और यहाँ पर स्टार्ट में हम tut1 की जगह tut.js डाल देंगे, और इसके बाद हम npm स्टार्ट करेंगे। तो आप देखेंगे कि हमें यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट देखने को मिल रहा है जो कि ग्लोबल ऑब्जेक्ट है, जो कि हमें मिला जब हमने ग्लोबल वेरिएबल जो कि ग्लोबल ऑब्जेक्ट होता है, ग्लोबली अवेलेबल रहता है, उसको प्रिंट कराया। जहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि हमारे पास कुछ कुछ चीज़ें जैसे कि क्लियर इमीडिएट, क्लियर इंटरवल, क्लियर टाइम आउट, सेट इंटरवल, सेट टाइम आउट, ये सारे जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो ग्लोबली अवेलेबल रहते हैं। इसके बाद है इंपॉर्टेंट ग्लोबल ऑब्जेक्ट नोड.जेएस के, जिनका आप टाइम पर यूज़ करेंगे, जैसे कि अंडरस्कोर डर नेम जो डायरेक्टरी देखने के लिए यूज़ किया जाता है, उसके बाद अंडरस्कोर फाइल नेम, देन प्रोसेस, उसके बाद टाइमर जैसे कि सेट टाइम और सेट इंटरवल, उसके बाद रिक्वायर का यूज़ किया जाता है अगर आप कोई भी डिपेंडेंसी को इंपोर्ट कर रहे हैं, और उसके बाद मॉड्यूल्स एंड एक्सपोर्ट्स। तो सबसे पहला है कि डर नेम, जो कि रिप्रेजेंट करता है डायरेक्टरी पाथ ऑफ द करंट एग्जीक्यूटिंग फाइल। मीन जो भी आपकी फाइल एग्जीक्यूट हो रही है वो फाइल किस डायरेक्टरी में, उसका करंट पाथ क्या है, वो पाथ हमें यहाँ पर मिलता है किससे, अंडरस्कोर डर नेम से। फॉर एग्जाम्पल इसको मैं कह ले तो करूँगा कमेंट आउट, और मान लो हम सिंपली console.log करें अंडरस्कोर dir नेम को, फाइल को सेव करके कोड को रन करेंगे। पहले तो मैं इसको टर्मिनल को कर लूँगा पूरा क्लियर। उसके बाद अगर हम फाइल को सेव करके रन करेंगे तो आप देखेंगे कि हमें पूरा का पूरा ये पाथ देखने को मिल गया जिस पाथ पर हमारी tut2.js फाइल एग्जिस्ट करती है। उसके बाद हमारे पास होता है अंडरस्कोर फाइल नेम। अगर मैं इसी को रेप्लिकेट करूं और यहाँ पर मैं डर नेम की जगह लिखूं अंडरस्कोर फाइल नेम, फाइल को सेव करके कोड को रन करूं तो आप इन दोनों में डिफरेंस देख पाएंगे। यहाँ पर ये जो पूरा है, यहाँ पर ये इतना पार्ट तो दोनों में सेम है, फाइल नेम में और डर नेम में, लेकिन जो फाइल नेम में साथ ही साथ आपको फाइल नेम भी देखने को मिलता है अपनी करंट एग्जीक्यूटिंग फाइल का, तो दोनों में सिर्फ इतना सा ही डिफरेंस है। जैसा कि मैंने बताया कि जो फाइल नेम है वो रिप्रेजेंट करता है फुल एब्सोल्यूट पाथ को ऑफ द फाइल इंक्लूडिंग द फाइल नेम। हमें
डर नेम में या डायरेक्टरी नेम में फाइल नेम देखने को नहीं मिलता, सिर्फ हमें उसका फोल्डर देखने को मिलता है, लेकिन फाइल नेम में फाइल नेम भी इंक्लूड होकर देखने को मिलता है। वाई आर अंडरस्कोर डर नेम एंड अंडरस्कोर फाइल नेम आर इम्पॉर्टेंट। ये रीड फाइल्स, अगर कोई भी आपको फाइल रीड करनी है उसमें इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपको फाइल पाथ के साथ काम करना है, अगर आपको यूज़ करना है एफएस मॉड्यूल करेक्टली। अब एफएस मॉड्यूल क्या होता है हम अगली वीडियो में डिटेल में देखेंगे। उसके बाद अगर आपको एपीआईज बनानी है जो कि कोई फाइल को सर्व करती है, अगर मान लो आपकी फाइल में कोई डेटा लिखा हुआ है, उस फाइल को आपको एज आ एपीआई बनाकर सर्व करना है, तो आप फाइल नेम या फिर डर नेम का यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आता है प्रोसेस, द मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्लोबल ऑब्जेक्ट इन द Node.js। प्रोसेस गिव्स यू द एक्सेस टू ऑपरेटिंग सिस्टम इन्फो, environment variables, arguments, current working directory, exiting the program, memory usage and node version। चलिए हम एक एक करके ये सारी चीज़ें देखते हैं कि हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं इन दोनों को करूँगा कमेंट आउट, और यहाँ पर अगर हम मान लो console.log करें process.pid को, तो आपको वो करंट प्रोसेस आईडी देखने को मिल जाएगी जिस आईडी पर आपका जो कोड है वो एग्जीक्यूट हो रहा है। इसके बाद अगर मैं करूं, या फिर मैं इसको कमेंट आउट ही करूंगा रेप्लिकेट करके, मैं यहाँ पर PID की जगह दूं CWD, जिसका फुल फॉर्म होता है करंट वर्किंग डायरेक्टरी, जो कि एक मेथड होता है। अगर हम इसको रन करें तो हमें वो करंट डायरेक्टरी देखने को मिल जाएगी जिस डायरेक्टरी में हमारा जो करंट फाइल, जो कि इस केस में 2.js, वो रन कर रही है या फिर वो एग्जीक्यूट हो रही है। इसके बाद आता है, इसको मैं रेप्लिकेट करूँगा, अगर हम और देखें तो process.version, और ये नाम से ही पता चल रहा है कि आपकी Node.js का करंट वर्जन क्या है, वो हमें इस process.version से पता चल जाता है। इसके बाद है process. अगर मैं और बताऊँ तो process.platform। अगर मैं रन करूँ इसको तो हमें वो प्लेटफॉर्म देखने को मिल जाएगा जिस प्लेटफॉर्म पे हम अपना जो कोड है वो रन कर रहे हैं। करंट केस में जो जिस पर मैं रन कर रहा हूँ कोड वो है विंडोज़, तो हमें Win32 देखने को मिल रहा है। इसी प्रकार मान लो आपके पास कोई एक एनवायरनमेंट फाइल है, मैं यहाँ पर बना लेता हूँ .env, और मैंने मान लो इसमें एक दे दिया पोर्ट इक्वल 5000, फाइल को सेव किया। अब .env फाइल क्या करती है, .env फाइल में आप अपने वो वेरिएबल्स रखते हैं जो आपके कॉन्फिडेंशियल वेरिएबल्स होते हैं, जो कि आप मान लो आपकी कोई एपीआई की हुई, या फिर आपका कोई पासवर्ड हुआ, आईडी पासवर्ड हुआ, कोई जो आपके सर्वर को रन करने के लिए इंपॉर्टेंट है, वो सारी चीज़ें आप अपने .env फाइल में रखते हैं। और इसको एक्सेस करने के लिए हमें प्रोसेस ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है। इसके बाद सबसे पहले हमें एक डिपेंडेंसी इंस्टॉल करनी होती है, तो हम डिपेंडेंसी इंस्टॉल करने के लिए लिखेंगे npm इंस्टॉल या फिर npm i, और यहाँ पर .env, और इसको इंस्टॉल करेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो .env पैकेज है वो इंस्टॉल हो चुका है, और यहाँ पर अगर आप package.json में भी देखेंगे तो यहाँ पर आपको डिपेंडेंसी में .env इंस्टॉल होकर देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर एक्सप्रेस भी इंस्टॉल की थी हमने, लेकिन हम उसका करंटली यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो अब हम सिंपली क्या करेंगे, हम यहाँ पर सबसे ऊपर टॉप ऑफ द फाइल लिखेंगे const .env इक्वल रिक्वायर। अभी मैं यहाँ पर जो है वो कॉमन जेएस का यूज़ कर रहा हूँ रिक्वायर करने के लिए या फिर इंपोर्ट करने के लिए, लेकिन अगर आप चाहें तो ES6 मॉड्यूल का भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैं सिंपली लिखूँगा .env। अब ये जो .env है इसमें हमें एक, अब ये जो .env वेरिएबल आप देख रहे हैं इसमें हमें एक फंक्शन देखने को मिलता है config, जिसको हमें कॉल करना होता है। और इसके बाद अगर हम कुछ इस प्रकार करेंगे, मैं पहले क्या करूँगा, इसको रेप्लिकेट करूँगा और लिखूँगा यहाँ पे process.env, और env के बाद हमें अपना वो वेरिएबल देना होता है जिस भी वेरिएबल को हमें एक्सेस करना है अपनी .env फाइल से। तो हमारा जो वेरिएबल है वो है पोर्ट, तो हम यहाँ पर दे देंगे पोर्ट। फाइल को सेव करके कोड को रन करेंगे तो आप देखेंगे कि हमें 5000 देखने को मिल जाएगा। जैसा आप देख रहे हैं हमें 5000 देखने को मिल गया। अगर मैं यहाँ पर मान लो 5000 की जगह कर दूँ 6000, फाइल को सेव करके रन करेंगे तो हमें अब 6000 देखने को मिल जाएगा। तो इस प्रकार आप अपने .env मीन्स एनवायरनमेंट वेरिएबल्स को प्रोसेस ऑब्जेक्ट की हेल्प से एक्सेस कर सकते हैं अपने Node.js के कोड में। तो हमने देखा कि कॉमन प्रोसेस प्रॉपर्टीज जैसे कि process.pid से आप अपनी प्रोसेस आईडी देख सकते हैं, process.cwd फंक्शन से आप करंट वर्किंग डायरेक्टरी देख सकते हैं कि किस डायरेक्टरी में आपका कोड
एग्जीक्यूट हो रहा है। उसके बाद प्रोसेस डॉट वर्जन से आप नोड का वर्जन चेक कर सकते हैं। उसके बाद प्रोसेस डॉट प्लेटफॉर्म से आप देख सकते हैं कि किस ऑपरेटिंग सिस्टम के प्लेटफॉर्म पर आपका जो कोड है वो रन हो रहा है। इसके बाद आप अपने एनवायरनमेंट वेरिएबल को देख सकते हैं प्रोसेस डॉट env लिखकर, और उसके बाद आपको अपना वो वेरिएबल देना होता है जिस वेरिएबल को आपको एक्सेस करना है अपनी डॉट env फाइल से। और ये यूज़ किया जाता है अगर आपका कोई डेटाबेस के क्रेडेंशियल है या फिर कोई एपीआई की कीज़ है या फिर कोई सीक्रेट्स हैं जो कि आप डायरेक्ट कोड में पुश नहीं कर सकते। वो सारी चीज़ें आपकी डॉट env फाइल में आती हैं, क्योंकि डॉट env फाइल को कभी भी हम गिटहब पर या फिर कोई भी गिट में पुश नहीं करते। इसके बाद है कि अगर आप कुछ इस प्रकार करें, मान लो आपने दिया console.log process.argv, देन मान लो आप करें npm start और उसके बाद आपने कुछ भी दे दिया, फॉर एग्जांपल मान लो आपने दे दिया हेलो और एंटर करेंगे तो आपको एक एरे देखने को मिलेगा जिसमें आपको सबसे पहले तो आपने ये जो 3 चीज़ें दी हैं npm start एंड हेलो, तो उस टाइप से आपको यहाँ पे तीनों चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। सबसे पहले आपने दिया npm, तो आपका जो डायरेक्टरी मीन्स आपका जो ये मशीन है इसमें npm जहाँ भी इंस्टॉल होगा वो डायरेक्टरी आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद आपका जो स्टार्ट कमांड है वो किस फाइल पे फायर हुआ, और देन आपको जो तीसरा कमांड आपने जैसे दिया था यहाँ पर हेलो वो देखने को मिल जाएगा। मान लो आपने दिया npm हेलो 1 2 3, तो आपको यहाँ पर जो एरे है उसमें 1 2 3 भी साथ ही साथ देखने को मिल जाएगा। तो उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ आई होगी। और इसका जो यूज़ किया जाता है अगर आपको कोई CLI ऐप्स बनाने हैं या फिर कोई स्क्रिप्ट बनानी है ऑटोमेट करने के लिए आपकी चीज़ों को, तब आप process.argv का यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आता है एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि होती है process.exit। ये फंक्शन होता है। इसका यूज़ कब आता है कि अगर आपको अपना जो प्रोग्राम है उससे एग्जिट करना हो, मीन्स हमने यहाँ पर सबसे पहले दिया process.exit, उसके बाद हम process.argv को एक्सेस करने का ट्राई करें तो हमारा जो कोड है वो वहाँ तक कभी पहुँचेगा ही नहीं। कहने का क्या मतलब है, अगर मैं करूँ npm start hello 1 2 3 तो आप देखेंगे कि हमारा कोड जो है एग्जिट कर गया। हमें यहाँ पर जो भी एरे देखने को मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। मान लो हम यहाँ पर कुछ और देते, मान लो हमने दे दिया console.log और यहाँ पर दे दिया एंड उसके पहले मैंने यहाँ पर दे दिया स्टार्ट, तो आप देखेंगे कि जो स्टार्ट है वो तो प्रिंट होगा लेकिन जो एंड है वो हमें कभी प्रिंट होकर देखने को ही नहीं मिलेगा। तो कुल मिलाकर process.exit से हम अपने जो हमारी फाइल है या फिर हमारा जो प्रोग्राम है उससे एग्जिट कर सकते हैं। इसके बाद आता है टाइमर्स, जैसे कि सेट टाइम आउट और सेट इंटरवल। हमने इसके बारे में पहले भी बहुत डिटेल में बात की है, लेकिन ये भी एक जो है वो ग्लोबल ऑब्जेक्ट्स होते हैं। मान लो हमने दे दिया यहाँ पे 1000 मिली सेकेंड जो कि 1 सेकेंड के इक्वल होता है, और हमने यहाँ पर लगा दिया console.log और सेट टाइम आउट रन। फाइल को सेव किया मैंने, शायद यहाँ पर स्पेलिंग गलत दे दी, टाइम आउट कीजिए। मैं यहाँ पर कोड को रन करेंगे और npm start हम नॉर्मली लिख देते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे आपकी हमें 1 सेकेंड बाद सेट टाइम आउट रन देखने को मिल जाएगा। और सिमिलरली अगर मैं दे दूँ यहाँ पर सेट टाइम आउट की जगह सेट इंटरवल फाइल को सेव करके रन करेंगे तो हमें हर 1 सेकेंड में जो सेट टाइम आउट रन देखने को मिलेगा, क्योंकि हमने यहाँ पर जो कंसोल लॉग है उसमें सेट टाइम आउट दिया है ना कि सेट इंटरवल। तो उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ आई होगी। उसके बाद है रिक्वायर कॉमन जेस ओनली, जिसका यूज़ किया जाता है यूज टू इम्पोर्ट मॉड्यूल्स इन नोड.js ओल्डर मॉड्यूल सिस्टम। जैसे कि अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा था कि हमने .env मॉड्यूल को इम्पोर्ट किया था। जो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमने रिक्वायर का यूज़ करके .env मॉड्यूल को इम्पोर्ट किया था। तो यही जो रिक्वायर है वो भी एक ग्लोबल ऑब्जेक्ट होता है नोड.js में। इसके बाद आता है मॉड्यूल एंड एक्सपोर्ट, जो कि यूज़ किया जाता है अगेन कॉमन जेएस में। अगर आपको कोई भी फाइल को एक्सपोर्ट करना है तो आप मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स का यूज़ करके कर सकते हैं, और नोड रैप कर देता है हर एक फाइल को एक फंक्शन में जो कि कुछ इस प्रकार का दिखाई देता है। कहने का क्या मतलब है, हम डायरेक्ट कोड में जम करके समझते हैं। मान लो हमने यहाँ पर एक और फाइल बनाई tut2 और यहाँ पर मैं ए दे दूँगा tut2a.js, और मैंने मान लो यहाँ पर कुछ जनरल सा कोड लिखा। मान लो मैंने एक फंक्शन बनाया, फंक्शन डेमो, और यहाँ पर सिंपली console.log कर दिया डेमो फंक्शन, और यहाँ पर मैंने लिख दिया मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स और यहाँ पर इक्वल लगाकर डेमो।
और इस डेमो को हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऑब्वियसली यहाँ पर इंपोर्ट करेंगे डेमो इक्वल, और यहाँ पर रिक्वायर REQUIRE रिक्वायर, और हमारी जो फाइल है tut2 है और .js भी लगाई देते हैं। इसके बाद हमारे पता है जो डेमो है वो क्या है, एक फंक्शन। तो हम सिंपली डेमो को यहाँ पर कॉल करेंगे, फाइल को सेव करके कोड को रन करेंगे तो हमें जो है वो यहाँ पर डेमो फंक्शन देखने को मिल जाएगा। तो उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ आई होगी, और मैं साथ ही साथ इस सेट इंटरवल को कर दूंगा कमेंट आउट। अब मैंने आपको बताया कि नोड जो है वो रैप कर देता है हर एक फाइल को एक फंक्शन में, जो कि फंक्शन कुछ इस प्रकार का दिखाई देता है। तो इसीलिए क्या होता है कि हमें जो कि एक्सपोर्ट्स हुआ, रिक्वायर हुआ, मॉड्यूल हुआ और फाइल नेम हुआ और डर नेम हुआ, ये सारे ग्लोबल ऑब्जेक्ट दिखाई देते हैं हमारे कोड के अंदर। हम उन्हें ग्लोबली जो है एक्सेस कर पाते हैं, क्योंकि जो इंटरनली क्या होता है, हमारा जो पूरा का पूरा फंक्शन है जो भी हमने एक्सपोर्ट किया होता है वो हमें इसमें रैप होकर, इस फंक्शन में रैप होकर मिलता है इंटरनली। हमें बाहर से दिखाई नहीं देता, लेकिन जो इंटरनली है वो इस फंक्शन में रैप हुआ होता है। इसलिए हम इन सारी चीज़ों को एक्सेस कर पाते हैं बिना इंपोर्ट किए या फिर बिना एक्सपोर्ट किए। इसके बाद आता है ग्लोबल ऑब्जेक्ट जो है वो ग्लोबल के बराबर होता है। मीन्स यू कैन सेट ग्लोबल वेरिएबल्स लाइक global.x = 10 but not recommended cause works better to use modules, environment variables and configs। कहने का क्या मतलब है कि मान लो यहाँ पर हम एक वेरिएबल बनाते हैं ग्लोबल ऑब्जेक्ट के अंदर। मान लो हमने बनाया ग्लोबल और इसमें मैंने मान लो दे दिया x = 10, और इसके बाद अगर आप console.log करेंगे x को, फाइल को सेव करके कोड को रन करेंगे तो आपको जो है वो 10 देखने को मिल जाएगा यहाँ पर, क्योंकि आपने यहाँ पर global.x = 10 दिया है। लेकिन ये रिकमेंड बिल्कुल भी नहीं होता। अगर आपको इस प्रकार का कोई काम करना है तो आप .env फाइल में वो वेरिएबल बना सकते हैं, या फिर आप अलग से कॉन्फिग फाइल बना सकते हैं जिसको एक्सपोर्ट करके आप वो सारे वेरिएबल्स को इंपोर्ट करके उन्हें यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इस प्रकार के काम करने से जो है वो आपके कोड में अनइंटेंडेड बग्स जनरेट हो सकते हैं, तो इनका यूज़ करने से आपको बचना चाहिए। तो हमने देखा कि जो अंडरस्कोर डर नेम होता है वो फोल्डर पाथ बताता है आपकी करंट फाइल का, और जो अंडरस्कोर फाइल नेम होता है वो पूरा पाथ बताता है इंक्लूडिंग फाइल नेम। उसके बाद प्रोसेस का यूज़ होता है अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए आपके रनिंग प्रोग्राम की, जैसे कि आप उनसे एनवायरनमेंट वेरिएबल एक्सेस कर सकते हैं, कमांड लाइन आर्गूमेंट उनसे एक्सेस कर सकते हैं, रिक्वायर की हेल्प से आप इंपोर्ट कर सकते हैं मॉड्यूल्स को जो कि कॉमन जेएस में यूज़ होता है, और मॉड्यूल का यूज़ करके आप करंट मॉड्यूल इन्फो निकाल सकते हैं। एक्सपोर्ट का यूज़ करके ऑब्जेक्ट को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। मीन्स अगर आपको किसी फाइल को एक्सपोर्ट करना हो, ग्लोबल ऑब्जेक्ट जो है वो ग्लोबल स्कोप होता है नोड जेएस में, और टाइमर जैसे कि सेट टाइम आउट, सेट इंटरवल, इनका यूज़ कर सकते हैं आप। तो ये था नोड जेएस के ग्लोबल ऑब्जेक्ट्स के बारे में एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन। अगले वीडियो में हम एफएस मॉड्यूल के बारे में पढ़ेंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, नए हो तो सब्सक्राइब करें चैनल को, और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। धन्यवाद।